हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हो, इग्नू के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इग्नू की बुक BPSC 133 तुलनात्मक शासन और राजनीति को। हम इसके चैप्टर्स को पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज का हमारा है चैप्टर 1, तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। इसके टॉपिक्स हैं 1.1 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसके सब पॉइंट्स होंगे तुलनाएं, संबंधों की पहचान और तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। फिर है 1.3 तुलनात्मक राजनीति, एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन। फिर इसके पॉइंट्स है ये राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति, 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात, 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियाँ, 1980 का दशक, राज्य की वापसी, 20वीं सदी का अंत, वैश्वीकरण और उभरती प्रवृत्तियाँ, संभावनाएं। फिर आएगा 1.4 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, उपयोगिता। ये इसके पॉइंट्स है सैद्धांतिक सूत्रीकरण के लिए तुलना, वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएं, तुलनाएं जो संबंधों में व्याख्याओं की ओर ले जाए। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं 1.2, 1.3 और 1.4, और ये इनके सब पॉइंट्स हैं। तो चलिए 1.2 को पढ़ते हैं। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकृति और विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम ये देखेंगे तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। तुलनात्मक राजनीति होती है जैसे किसी राजनीति की तुलना अन्य किसी राजनीति से करना। जैसे भारत की राजनीति की तुलना अमेरिका की राजनीति से करना, या भारत के किसी राज्य की राजनीतिक तुलना अन्य किसी राज्य की राजनीतिक से करें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सामान्य रूप से अन्य विषयों में भी किया जाता है, और तुलनात्मक राजनीति की विशिष्ट विषय वस्तु, भाषा और परिप्रेक्ष्य वो तत्व है जो उन अन्य विषयों से स्पष्ट अलग करते हैं। तुलनात्मक राजनीति की जो विषय वस्तु है और भाषा परिप्रेक्ष्य वो तत्व है इनके जो उसे अन्य विषयों से अलग करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते ऐसी स्थिति में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण का एक विशिष्ट क्षेत्र है, या वह राजनीति विज्ञान के विस्तृत अध्ययन विषय में शामिल किया गया एक उप अध्ययन विषय है। अब ये प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि क्या तुलनात्मक राजनीति एक विशिष्ट क्षेत्र है या फिर राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक उप अध्ययन विषय है। हमें यह याद रखना होगा कि विषय वस्तु के 3 पहलू, भाषा, शब्दावली और परिप्रेक्ष्य, राजनीति विज्ञान के व्यापक अध्ययन विषय के अंतर्गत
तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टता को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है। अब जो इनकी भाषा, शब्दावली और परिप्रेक्ष्य राजनीति विज्ञान के ये जो अध्ययन है, ये तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टता को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है। मुख्यतः इसलिए क्योंकि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक शास्त्र के विषय वस्तु और चिंताओं में भागीदार है, जैसे लोकतंत्र, संविधान, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन इत्यादि। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय वस्तु के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की विशिष्टता निर्दिष्ट होती है। उसके द्वारा सचेत रूप से तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर देने जिनमें राजनीतिक वैज्ञानिक की सामान्य दिलचस्पी हो सकती है। तो ये हमने देखा राजनीतिक तुलना के अध्ययन, उसकी प्रवृत्ति और विषय क्षेत्र। इसमें हमने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र को देखा। अब है तुलनाएं, संबंधों की पहचान। ये 1.2 का ही एक सब पॉइंट है, 1.2.1 तुलनाएं, संबंधों की पहचान। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के चरित्र और विषय क्षेत्र को परिभाषित करने में तुलनात्मक पद्धति पर कुछ विद्वानों द्वारा यह बल दिया जाना कि इस दृष्टि से कायम रखा गया है ताकि बाहरी देशों या विदेशों के अध्ययन के रूप में तुलनात्मक राजनीति से संबंधित लगातार गलतफहमियों को दूर किया जा सके। अब इसमें तुलनात्मक राजनीति के जो विद्वान हैं वो उसके चरित्र और विषय क्षेत्र को परिभाषित करने में तुलनात्मक पद्धति पर बल दे रहा है ताकि बाहरी देशों या विदेशों में तुलनात्मक राजनीति से संबंधित गलतफहमियों को दूर किया जा सके। इस प्रकार की व्याख्या के अंदर यदि आप अपने से अलग किसी अन्य देश का अध्ययन कर रहे हो, उदाहरण के लिए एक अमेरिकन ब्राज़ील की राजनीति का अध्ययन कर रहा हो तथा एक भारतीय श्रीलंका की राजनीति का अध्ययन कर रहा हो, तो आपको एक तुलनावादी कहा जाएगा। आमतौर पर इस गलतफहमी का अर्थ केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों के बारे में सूचना एकत्रित करना होता है, जिसमें तुलना थोड़ी ही मात्रा में या अधिक से अधिक अंतर्निहित होती है। अब इसमें बताया गया है उदाहरण के जरिए, जैसे एक अमेरिकन है वो ब्राज़ील की राजनीति का अध्ययन कर रहा है और एक भारतीय श्रीलंका की राजनीति का अध्ययन कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुलना का भाव आ जाएगा। तुलनावादी, जैसे इसमें कहीं ना कहीं तुलनावादी कहा जाएगा। अधिकांश तुलनावादी यह तर्क देंगे कि तुलनात्मक राजनीतिक विशिष्टता उसके द्वारा दो या अधिक राष्ट्र के अध्ययन के लिए तुलना के लिए एक सचेत और व्यवस्थित प्रयोग में है, जिसका उद्देश्य विश्लेषण की जा रही निश्चित परिघटनाओं से के संबंध में उसके बीच भिन्नताओं या समानताओं की पहचान करना और अंततः उसकी व्याख्या करना है। तुलनावादी यह तर्क देते हैं कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों की राजनीति का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें सचेत और व्यवस्थित प्रयोग में है और उनकी भिन्नता और समानताओं की पहचान करना उनकी व्याख्या करना है इनका उद्देश्य। एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति मात्र समानता और भिन्नताओं को खोजती नजर आई और उसे राजनीतिक परिघटनाओं का वर्गीकरण करने, विभाजित करने और ध्रुवीय करने की ओर संचालित किया। परंतु
तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण केवल समानता और भिन्नताओं की पहचान करना ही नहीं है। अनेक विद्वानों का मानना है कि तुलनाओं के प्रयोग का उद्देश्य समानता और भिन्नता अथवा तुलना और विषमता उपागम पर पार जाते हुए अंत में संबंधों के एक विस्तृत ढांचे में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है। ऐसा माना जाता है कि यह हमारी समझ को और गहन करने में मदद करेगा और राजनीतिक परिघटनाओं का उत्तर देने और व्याख्याओं करने के स्तर पर विस्तार करेगा। अब इसमें बता रहे हैं जो तुलनात्मक अध्ययन है वो सिर्फ समानता और भिन्नताओं के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करने और हमारी समझ को और गहन करने में मदद करता है। अब है 1.2.2 तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। रोनाल्ड चिलकॉट का दावा है कि संकल्पनात्मक उलझन के कारण इस अवधारणा का अक्सर सामना करना पड़ता है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों के अध्ययन से है। तुलनात्मक सरकार से भिन्न जिसका क्षेत्र सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है, तुलनात्मक राजनीति का सभी संबंध सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अध्ययन से है, सरकारी और गैर सरकारी भी। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की एक सर्वसम्मिलित प्रकृति है और तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ वह सब कुछ जो राजनीति है उसके अध्ययन के रूप में इसे देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति की इससे लघु संकल्पना इस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन से संबंधित चयन और अपवर्जन के मानदंड को धुंधला कर देगी। अब इसमें बोला गया है जो तुलनात्मक राजनीति है वो सरकारों के अध्ययन से संबंधित है और यह वो हर प्रकार की गतिविधि से संबंधित है, जैसे कि सरकारी और गैर सरकारी भी। इसमें तुलनात्मक राजनीतिक क्षेत्र की एक सर्वसम्मिलित प्रकृति है, मतलब जो राजनीति का में जो भी कुछ है वो सब कुछ इसमें सम्मिलित है। तुलनात्मक राजनीतिक विशेषज्ञ वह सब कुछ जो राजनीति है उसके अध्ययन के रूप में इसे देखते हैं। यह फिर भी कहा जा सकता है कि एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीतिक ने अपने सरकारों और शासन प्रणालियों के प्रकार से संबंधित रखा और पश्चिमी देशों के अध्ययन तक सीमित रखा। विउपनिवेशीकरण प्रक्रिया ने विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप नए राष्ट्रों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न की। जो विउपनिवेशीकरण हुआ, उपनिवेशीकरण से छुटकारा मिला देशों को, और ख़ास तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध, इसके परिणाम स्वरूप नए राष्ट्रों के बारे में जानने की रुचि उत्पन्न हुई, उनके अध्ययन की रुचि उत्पन्न हुई। तुलना के संपूर्ण विस्तार के अंदर इन इकाइयों केसों को लाया जा सकता था। उनकी संख्या और विविधता में वृद्धि के साथ साथ सभी इकाइयों में राजनीतिक परिघटना और प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले भावात्मक सर्वदेशीय प्रतिमानों को सूत्रबद्ध करने का आग्रह भी जुड़ा। अब जो तुलना हुई इसमें नए नए केसों को, इकाइयों को लाया गया, जैसे उनकी संख्या, विविधता में वृद्धि, ऐसी कई राजनीतिक परिघटनाओं की तुलना की गई, उन्हें सूत्रबद्ध करने का आग्रह हुआ।
लगभग इसी समय अध्ययन के मामलों में वृद्धि और विविधता के साथ राजनीति के क्षेत्र में भी एक विस्तार हुआ, जिसने एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में राजनीतिक परीक्षण का प्रबंध किया, जिसमें न केवल राज्य, उसकी संस्थाएं, बल्कि व्यक्ति, सामाजिक समूहीकरण, राजनीतिक दल, हित समूह, सामाजिक आंदोलन इत्यादि भी शामिल किए गए। ये सब इनमें शामिल कर लिए गए, जैसे राज्य हो गया, उसकी संस्थाएं, व्यक्ति, सामाजिक समूहीकरण, राजनीतिक दल, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, सबको शामिल कर लिया गया। राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या के कुछ पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति के प्रतिरूप, हित अभिव्यक्ति की क्रियाविधियाँ और हित समूहीकरण, राजनीतिक भर्ती की शैलियाँ, राजनीतिक प्रतोत्पादकता, प्रभावकता और राजनीतिक उदासीनता की सीमा, सत्तारूढ़ी, अभिजात वर्ग इत्यादि। इन व्यवस्थित अध्ययनों का निर्माण राष्ट्र निर्माण की चिंता के इर्द गिर्द किया जाता था। इन जो सभी का जो अध्ययन है, ये एक राष्ट्र निर्माण की चिंता को ध्यान में रखते हुए किया गया था, अर्थात एक जनता के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान की उपलब्धि कराना, राज्य निर्माण अर्थात राजनीति के लिए संस्थात्मक ढांचे और प्रक्रियाओं की उपलब्धि कराना, और आधुनिकीकरण अर्थात विकास के पाश्चात्य मार्ग की दिशा में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को परिवर्तित करना। विश्व की राजनीति में विचारधाराओं के भिन्न ध्रुवों, नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों द्वारा अपनी साम्राज्यवाद की अस्वीकृति, इन राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट पहचान को कायम रखने की चिंता। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय के सुस्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है और विकास के समाजवादी मार्ग के प्रति अधिकांश राष्ट्रों की सहानुभूति ने धीरे धीरे वैश्विक व्यापक स्तरीय तुलनाओं के उद्देश्य के लिए अधिकांश आधुनिकीकरण प्रतिमानों को अप्रासंगिक बना दिया। जहां एक और 50 और 60 का दशक वो काल था जहां बड़े पैमाने पर प्रतिमानों का निर्माण द्वारा राजनीतिक यथार्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। वही 70 के दशक ने तृतीय विश्ववाद के दावे और इन प्रतिमानों के पीछे हटने को देखा। फिर 80 के दशक में हमने संकीर्ण और छोटी इकाइयों में तुलना के स्तर पर संकुचन को देखा, परंतु वैश्वीकरण के साथ व्यापक स्तरीय तुलनाओं की अनिवार्यताओं में वृद्धि हुई और गैर राजकीय, गैर सरकारी पात्रों में फैलाव और आर्थिक संयोजन और सूचना टेक्नोलॉजी क्रांति के साथ साथ राष्ट्रों के बीच अंतर संबंधों में वृद्धि के साथ तुलनाओं का क्षेत्र विविधतापूर्ण हो गया। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट 2 कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट 2 में था, 2 पॉइंट थे इसके भी। फर्स्ट पॉइंट 2.1 तुलनाएं संबंधों की पहचान थी। फिर था तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। अगर इसका प्रश्न आता है तो रुको, जैसे क्वेश्चन
हेडिंग से बन के आई, ज़्यादातर हेडिंग से बन के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन प्रवृत्ति और विषय क्षेत्र के आधार पर कीजिए। तो इसमें हमने ये लिख देना है इनमें से मेन और फिर पॉइंट बना के पहला पॉइंट ये हो जाएगा तुलनाएं और संबंध, इनके बारे में लिखना है। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, फिर इनका लिख देना है। जितना हो सके पॉइंट बना के ही आंसर को लिखा करो। पॉइंट बनाकर लिखने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो अब है हमारा तुलनात्मक राजनीति एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन। तुलनात्मक राजनीति एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी विषय वस्तु में परिवर्तनों के साथ तुलनात्मक राजनीति की प्रवृत्ति और विषय क्षेत्र में बदलाव आया है। तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु का निर्धारण भौगोलिक स्थान जिसने क्षेत्र को संस्थापित किया है और साथ साथ सामाजिक यथार्थ और परिवर्तन से संबंधित प्रधान विचारों जिन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के उपयागमों पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और देशज को आकार दिया है, इन दोनों के द्वारा किया गया उसी प्रकार भिन्न भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में अध्ययन का दबाव या प्राथमिक चिंता बदलती रही है। अब अलग अलग परिस्थितियों में या अलग अलग टाइम पीरियड में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कैसे हुआ ये देखेंगे पॉइंट्स में। पहले पॉइंट्स में है राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हुई। फिर है 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ, इनमें कैसी रही तुलनात्मक पद्धति। फिर द्वितीय युद्ध और उसके पश्चात कैसी रही। फिर है 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौती, ये 1970 के दशक की है। फिर आ जाएगा 1980 का दशक, इसमें क्या हुआ। फिर 20वीं सदी का अंत, ये इतने ही पॉइंट है इसमें। सिक्स पॉइंट। तो अब थोड़ा पॉइंट्स को देखते हैं थोड़ा थोड़ा। वन पॉइंट 3.1 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति। तुलनात्मक राजनीति एक लंबी बौद्धिक शब्दावली है जो कि अरस्तु तक पीछे जाते हुए और निकोलो मैकियावेली, जॉन लॉक, मैक्स वेबर इत्यादि जैसे चिंतकों द्वारा जारी रखी गई। अपने सबसे प्रारंभिक अवतार में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करने हमारे पास यूनानी दार्शनिक अरस्तु द्वारा किए गए अध्ययनों के रूप में आता है। अरस्तु ने 150 राज्यों के संविधान का अध्ययन किया और उसका शासन प्रणालियों के प्रारूप में वर्गीकरण किया। उसका वर्गीकरण वर्णनात्मक और मानवीय दोनों श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के लिए लोकतंत्र, कुलीनतंत्र, राजतंत्र इत्यादि, बल्कि सुशासन के कुछ निश्चित मानकों के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध भी किया। ये थी राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति।
अब है 1.3.2 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ के तुलनात्मक अध्ययन में उत्तम व्यवस्था या आदर्श राज्य से संबंधित दार्शनिक और काल्पनिक प्रश्नों के साथ ध्यान मग्नता और इस प्रक्रिया में भावनात्मक और मानवीय शब्दावली का प्रयोग कायम रहा है। यह वो समय था जब उदारवाद सबसे प्रबल विचारधारा थी। इस टाइम पे उदारवाद सबसे प्रबल थी। यूरोपीय राष्ट्रीय विश्व राजनीति पर अपरिहार्य प्रभुत्व का आनंद ले रहे थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की शेष दुनिया या तो यूरोपीय उपनिवेश थी या भूतपूर्व उपनिवेशों के रूप में उनके प्रभाव क्षेत्र में थी। अब जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका थे या जो शेष जो भी दुनिया थी वो या तो यूरोपीय उपनिवेश थी या पहले उनके उपनिवेश से प्रभावित रह चुकी थी। इस कॉल के दौरान अपनाए गए तुलनात्मक अध्ययनों जैसे जेम्स ब्राइक का मॉडल, डेमोक्रेसी, ये सारे इन विद्वानों के मॉडल्स हैं। इसमें था इतना ही। अब 1.3.3 द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात 1930 के दशक में विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। 1917 के में रूस बोल्शेविक क्रांति ने विश्व में समाजवाद और उत्पीड़ितों की एक विचारधारा के रूप में और पश्चिमी उदारवाद और पूंजीवाद के एक आलोचनात्मक विकल्प के रूप में उत्पन्न किया। आपको पता ही होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व दो भागों में बटा था, दो गुटों में। पहला था साम्यवाद, जिसे उदारवाद भी बोलते हैं, और दूसरा पूंजीवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी, जिसमें यूरोपीय वर्चस्व का पतन, विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका का नया आधिपत्य के रूप में उत्थान और मोर्चाबंदी और विश्व की विचारधारा की दृष्टि से दो गुटों में बंटवारा अर्थात पश्चिमी पूंजीवाद और पूर्वी साम्यवाद शामिल थे। जब तक द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, विउपनिवेशीकरण की इस अवधि के पश्चात विकास, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण इत्यादि विचारों ने नए नारों के रूप में नए राष्ट्रों के राजनीतिक अभियानों के बीच वैधता के स्तर पर और यहाँ तक कि लोकप्रियता को भी प्रदर्शित किया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पतन हो गया था, तो उसमें जो उसके उपनिवेश थे, उन्होंने यूरोप से खुद को अलग कर लिया, खुद को मुक्त कर लिया और इसमें नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, आधुनिकीकरण, राज्य निर्माण, ये सब हुआ। ये था द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात ये सब हुआ। और इसमें पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब है 1.3.4 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियाँ। 1970 के आसपास भावनात्मक प्रतिमानों का पक्ष लेने के कारण विकासवाद की आलोचना हुई।
जिसने विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणालियों के बीच भिन्नताओं को दबाया ताकि उनका अध्ययन एक एकल सार्वभौमवादी रचना के अंतर्गत किया जा सके। इस आलोचनाओं ने इन प्रतिमानों की निर्जातीयता पर बल दिया और अल्प विकास के एक सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिए तृतीय विश्व पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने विकासशील राष्ट्रों के पिछड़ेपन के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 1970 के दशक के प्रारंभिक काल में विकासवाद के जो दो मुख्य चुनौतियां उत्पन्न हुई और उन्हें व्यापक ध्यान आकर्षित किया वह थी पराश्रितता, कॉरपोरेटवाद। पराश्रितता के सिद्धांत ने विकास के घरेलू वर्ग कारकों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और शक्ति कारकों की अनदेखी के लिए विकासवाद के प्रधान मॉडल की आलोचना की। अब 1970 में जो विकासशील देश थे उनके पिछड़ेपन के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया और विकास के लिए जो चुनौतियां उत्पन्न हुई थी उन पर ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि पराश्रितता, कॉरपोरेटवाद, इन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने अमेरिकी विदेशी और बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेष रूप से आलोचना की और जिसे विकासवाद का सत्य माना गया था, उसके विपरीत यह सुझाव दिया कि पहले ही औद्योगिकीकृत राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों का विकास एक साथ नहीं हो सकता। इसके स्थान पर पराश्रितता के सिद्धांत ने तर्क दिया कि पश्चिम का विकास गैर पश्चिम के कंधों पर और उनके विकास की कीमत पर हुआ था। इस विचार को पूंजीवाद का प्रसार विश्व के अनेक हिस्सों में विकास को नहीं, अल्प विकास को प्रोत्साहित करता है। इसने अमेरिकी विदेश नीति और बहुराष्ट्रीय निगमों की आलोचना की है, जिसे विकासवाद ने सत्य माना गया था। इसके विपरीत यह सुझाव दिया है कि विकासशील राष्ट्रों और विकसित औद्योगिक राष्ट्रों का एक साथ विकास नहीं हो सकता। अब है आगे 1.3.5 1980 का दशक, राज्य की वापसी। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक के प्रारंभिक काल के दौरान विकासवाद के विरुद्ध तीखी प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों और विषय वस्तुओं का उदय हुआ। इसमें नौकरशाही सत्तावाद, परिवर्तन की देशज अवधारणाएं, लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन, संरचनात्मक संयोजन की राजनीति, नव उदारवाद और निजीकरण शामिल थे, जहां कुछ विद्वानों ने इन गतिविधियों को उस क्षेत्र की एकता को दुर्बल बनाने और तोड़ने के रूप में देखा जिस पर विकास का प्रभुत्व था। वहीं दूसरों ने इन्हें स्वस्थ विविधता को जोड़ने, वैकल्पिक उपागमों को उपलब्ध करने और नए विषय क्षेत्रों का प्रतिपादन करने के रूप में देखा। आलमंड, जिसने 1950 के दशक के अंत में यह तर्क दिया था कि राज्य की धारणा का स्थान राजनीतिक प्रणाली को मिलना चाहिए जो वैज्ञानिक अन्वेषण की अनुकूलनीय थी, और ईस्टन, जिसने एक राजनीतिक प्रणाली के मानदंड और अवधारणाओं के निर्माण का दायित्व लिया था। 1980 के दशक के मध्य तक भी राजनीतिक अध्ययन के केंद्र के रूप में राजनीतिक प्रणाली के महत्व पर उसने तर्क प्रस्तुत किया। अब इसमें तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अनेक सिद्धांत
और विश्व का उदय हुआ, जिसमें थी नौकरशाही, सत्तावाद, परिवर्तन की देशज अवधारणाएं, लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन, संरचनात्मक संयोजन, नव उदारवाद, निजीकरण, ये सब शामिल थे, जिसे कुछ विद्वानों ने एकता और दुर्बलता को तोड़ने के रूप में देखा, तो दूसरों ने स्वस्थ विविधता को जोड़ने और वैकल्पिक उपागम को उपलब्ध करवाने के उसमें देखा। अब है 1.3.6 20वीं सदी का अंत, वैश्वीकरण और उभरती हुई प्रवृत्तियां, संभावनाएं। प्रणालियों का अवशेषण 1960 से 1980 की अवधि में तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के अधिकांश विकास को केस के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें चरों को मॉडल से जोड़ा गया, जैसे नीति, विचारधारा, शासन कार्य का अनुभव इत्यादि। फिर भी 1980 के दशक में सामान्य सिद्धांत से हटकर संदर्भ की प्रासंगिकता पर बल देने की दिशा में परिवर्तन हुआ। आंशिक रूप से यह प्रवृत्ति सामाजिक विज्ञानों में ऐतिहासिक अन्वेषण के नवीकृत प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है, और विशेष रूप से एक ऐतिहासिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति को, जो परिघटनाओं को उस अत्यंत विस्तृत या समग्र संदर्भ में समझने का प्रयास करता है जिसमें वह घटना घटित होती है। मॉडल से दूर हटते हुए निश्चित राष्ट्रीय और केस की और गहन समझ की ओर परिवर्तन हुआ, जहां अधिक गुणात्मक और संदिग्ध डेटा का मूल्यांकन किया जा सकता है, और जहां विशिष्ट संस्थात्मक परिस्थितियों या निश्चित राजनीतियों संस्कृतियों का ध्यान रखा जा सकता है। अतः हम सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विशिष्ट अध्ययनों, उदाहरण के लिए अंग्रेजी बोलने वाले राष्ट्रीय, इस्लामी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टि से विशिष्ट राष्ट्र, उदाहरण के लिए इंग्लैंड, भारत, और यहाँ तक कि संस्थात्मक दृष्टि से विशिष्ट राष्ट्रीय, उदाहरण के लिए विशिष्ट शासन प्रणाली से अधीन भारत पर नया जोर देते हैं। ख. नागरिक समाज और लोकतांत्रिकरण उपागम। सोवियत संघ के विघटन ने इतिहास का अंत धारणा का प्रचलन किया। अपने लेख द एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसे आगे चलकर द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन शीर्षक से पुस्तक के रूप में विकसित किया गया, फ्रांसिस फुकुयामा ने तर्क दिया कि मानव सरकार में अंतिम रूप में उदारवादी लोकतंत्र की मान्यता और विजय के साथ विचारों का इतिहास समाप्त हो चुका था। पश्चिम उदारवादी लोकतंत्र की प्रधानता पर बल देने के लिए इतिहास का अंत निबंध का प्रयोग एक प्रकार से 1950 की दशक की विचारधारा का अंत बहस की याद दिलाता है, जो शीत युद्ध की पराकाष्ठा के दौरान और पश्चिम समाजवाद के पतन के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी। अब इसमें सोवियत संघ के विघटन ने इतिहास के अंत की धारणा को प्रचलित किया, जिसे द एंड ऑफ हिस्ट्री भी बोला गया। शीत युद्ध की पराकाष्ठा के दौरान पश्चिम साम्यवाद के पतन के संदर्भ में उत्पन्न हुई।
जब साम्यवाद का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब ये विचारधाराएं उत्पन्न हुई। खब सूचना संकलन और प्रसार। सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू और कारक रहा है। इसने डेटा के उत्पादन, संकलन और विश्लेषण को और सरल बना दिया और विश्व भर में उसके अधिक तेज और विस्तृत प्रसार को सुनिश्चित कर दिया है। इस परिवर्तन को न केवल डेटा की उपलब्धि में वृद्धि की है, बल्कि नए मुद्दे और प्रकरणों की उत्पत्ति को संभव बनाया, जो राष्ट्र राज्य के दायरे के पार विस्तृत होते हैं। बदले में नए प्रकरण समकालीन वैश्वीकृत विश्व के राजनीतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली पहलू बनते हैं। सामाजिक आंदोलन संगठनों का वैश्विक तंत्र, सक्रियतावादियों का वैश्विक तंत्र इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोकतंत्रीकरण के विचार का प्रसार ऐसे तंत्रीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। मैक्सिको के दक्षिणी प्रांत चियापास में जापिक्स्तना विद्रोह ने अधिकारों, सामाजिक इंटरनेट और वैश्विक मीडिया का प्रयोग किया। मानव अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण से जुड़े मुद्दों का संबंध में चिंता, जो समकालीन विश्व में प्रासंगिक बन गई है। अब इसमें है सूचनाओं का आकलन और प्रसार। इसमें सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण हुआ, जिसने डेटा, उत्पाद, संकलन, विश्लेषण को सरल बना दिया और विश्व भर में अधिक तेजी और विस्तृत प्रसार सुनिश्चित कर दिया, जो कि राष्ट्र राज्य के दायरे के पार विस्तृत होते हैं। इसने विश्व की राजनीति पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली पहलू बनते हैं। ये था इसमें। अब है 1.4। इसे थोड़ा सा ही है ये, चलो ये भी कर ही लेते हैं। फोर 1.4 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन और उपयोगिता। तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता का प्रश्न राजनीतिक यथार्थ के संबंध में हमारी समझ को बढ़ाने में इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता से है। इसका उद्देश्य ये जानकारी प्राप्त करना है कि इस यथार्थ को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हमारी किस प्रकार सहायता करता है। प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, हमें यह ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक व्यवहार सभी मनुष्य के लिए सामान्य है और विश्व भर में इसकी अभिव्यक्ति अनेक विधियों और अनेक सामाजिक और संस्थात्मक व्यवस्थाओं में होती है। यह कहा जा सकता है कि इन संबंधित और समानांतर रूप से भिन्न राजनीतिक व्यवहारों और प्रतिमानों की समझ स्वयं राजनीति के बारे में हमारी समझ का एक अभिन्न हिस्सा है। सामान्य तौर पर एक ठोस और विस्तृत समझ तुलनाओं का रूप लेगी। इसमें है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन में की उपयोगिता क्या है। हम हमारी समझ को बढ़ाने इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता से है। इसका उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना है कि यथार्थ को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। 1.4.1
सैद्धांतिक सूत्रीकरण के लिए तुलना। यद्यपि तुलनाएं हमारी सारी तर्क बुद्धि और चिंतन का अंतर्निहित हिस्सा है, वही अधिकांश तुलनावादी यह तर्क देंगे कि राजनीति का एक तुलनात्मक अध्ययन चेतनापूर्ण तुलनाएं करने का प्रयास करता है ताकि ऐसे निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके जिनका सामान्यीकरण किया जा सकता है, अर्थात अनेक मामलों के लिए यह सत्य हो। ऐसे सामान्यीकरणों को करने के लिए राष्ट्र के बारे में केवल सूचना एकत्रित करना पर्याप्त नहीं। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में सिद्धांत निर्माण परीक्षण पर बल है, जिसमें राष्ट्रीय इकाइयों या अध्ययन के मामले के केस का काम करते हैं। अतः तुलनात्मक अनुसंधान कैसे किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में नियमों और मानदंडों को विकास करने पर काफ़ी बल दिया जाता है, जोरदार प्रयास किए जाते हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन यह सुनिश्चित करता है कि सभी सामान्यीकरण के एक से अधिक परिघटना निरीक्षण या अनेक परिघटना के बीच संबंधों के निरीक्षण पर आधारित है। इसमें था जो है तुलनावादी है, जो तुलनात्मक अध्ययन चेतनापूर्ण तुलनाएं करने का प्रयास करता है। इसमें केवल सूचना एकत्रित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में सिद्धांत निर्माण परीक्षण पर बल दिया जाता है। इस मामले में केस का काम करते हैं। तुलनात्मक अनुसंधान कैसे किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में नियम और मानदंडों को विकसित करना होता है। इन सब पर बल दिया जाता है। इसमें अब है 1.4.2 वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएं, जैसा कि अगली इकाई में व्याख्या की जाएगी। अब अगले पाठ में बताएंगे कुछ। तुलनात्मक पद्धति इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार और कठोरता प्रदान करती है। जो तुलनात्मक जो पद्धति है वो इनको वैज्ञानिक आधार और कठोरता प्रदान करती है, जो सामाजिक वैज्ञानिक परिशुद्धता, मान्यता और विश्वसनीयता पर बल देते हैं। वह सामाजिक विज्ञानों में तुलना और अपरिहार्य मानते हैं, क्योंकि यह सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन में नियंत्रण का अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करते हैं। अब है 1.4.3 तुलनाएं जो संबंधों में व्याख्याओं की ओर ले जाए। एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति केवल समानता और भिन्नताओं को ढूंढती हुई नजर आई और उसने इन प्रयासों को राजनीतिक परिघटनाओं के वर्गीकरण, द्विभागीकरण या ध्रुवीकरण की ओर निर्देशित किया। फिर भी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण समानता और भिन्नताओं की पहचान कराना मात्र नहीं, अनेक विद्वानों का मानना है कि तुलनाओं का उद्देश्य समानता और विभिन्नताओं को पहचानने या तथाकथित तुलना और विषमता उपागम से परे जाते हुए अंत में संबंधों के एक विस्तृत ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है। ऐसा माना जाता है कि यह हमारी समझ को गहन बनाने में मदद करेगा और राजनीतिक परिघटनाओं का उत्तर देने और व्याख्या करने के स्तर का विस्तार करेगा। दूसरे शब्दों में, तुलनात्मक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल दूसरों के बारे में अविश्वासपूर्ण होना नहीं है, बल्कि नए प्रमाण और तर्कों के प्रकाश में अपनी खुद की प्रणाली और
धारणाओं से सवाल करना है। अभी इसमें था जो तुलनात्मक राजनीति थी वो लंबे समय तक समानता और असमानता को ढूंढती हुई नजर आई थी। सब बोलते थे कि समानता और विभिन्नताओं की पहचान करना ही तुलनात्मक राजनीति का काम है। पर तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण समानता और भिन्नता की पहचान करना मात्र नहीं था। समानता और भिन्नता को पहचानने तथाकथित तुलना विषमता उपागम से परे यह एक विस्तृत ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक परिघटना का अध्ययन करना है। समानता और असमानता को से हटके यह राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है और हमारी समझ को गहन बनाने में मदद करती है। तो चैप्टर हो चुका है ख़त्म। आई होप आपको समझ आया हो। चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हर बुक का फर्स्ट चैप्टर डिफ़िकल्ट ही होता है क्योंकि वो पूरी बुक का परिचय होता है। चैप्टर डिफ़िकल्ट था, फिर भी पूरी कोशिश किया समझाने की। आई होप आपको समझ आया हो थोड़ा बहुत। अगर आप और वीडियोस चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।